हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परमजीत सिंह है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये कैसे लॉन्च हुआ, ये क्यों यूज़ किया जाता है, छोटी बड़ी कंपनीज इसको क्यों यूज़ कर रही हैं, ये क्यों कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि जो भी हम आगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ आए। तो जब हम बेसिक्स की बात करते हैं, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। बेसिक में क्या होता है, जब आप एक सर्वर ले रहे हैं उस पे आप एक सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं DHCP, आपको एक और सर्वर लेना पड़ेगा, फिजिकल सर्वर लेना पड़ेगा जिसपे आप DHCP इसलिए इंस्टॉल करेंगे कि अगर एक सर्वर डाउन होता है और तो दूसरी सर्विस पे ऑलरेडी वो सर्विस रन कर रही हो ताकि मेरा बिजनेस इफेक्ट ना हो। अब आपको दो फिजिकल सर्वर खरीदने पड़े। अब आप दो और सर्वर खरीदेंगे जिसमें आप DNS सर्वर सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। फिर एक और सर्वर खरीदेंगे जिसमें आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे। फिर से आप दो सर्वर खरीदेंगे जिसमें आप कोई और सर्विस, मान लीजिए IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज डालेंगे। एक सर्वर आप क्रिएट कर रहे हैं प्राइमरीली, दूसरा सर्वर आप क्रिएट कर रहे हैं बैकअप के लिए। फिर से एक प्राइमरी, फिर एक बैकअप, फिर एक प्राइमरी, फिर एक बैकअप। इतने सारे जो आप सर्वर खरीदेंगे उसकी कॉस्ट आएगी, उसकी पावर कंजम्पशन होगी। जब आप उसको अपने एरिया में रखेंगे आपको उसके लिए जगह चाहिए। उसके बाद जब आप उसको एरिया में रखेंगे आपको एक क्लोज कंपार्टमेंट चाहिए जिसमें एयर कंडीशनिंग होगी, बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, उसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आपको एक टीम चाहिए बहुत बड़ी जिसमें कि वो पूरी टीम इसको मैनेज करेगी। आप एक स्मॉल कंपनी बनाना चाह रहे हैं, उसमें आप पहले इतने सारे सर्वर्स नहीं खरीद सकते, आप इतनी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ये बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। फिर क्या होता है, हमारे पास आता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में क्या हो रहा है कि अगर ये मेरे सर्वर, एक सर्वर पे 160 GB हार्ड ड्राइव है और 2 GB रैम है, और इस पे भी 160 GB हार्ड ड्राइव है, 2 GB रैम है। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन इससे ज़्यादा होती है। ये मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ। तो मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन के 8 सर्वर खरीदने हैं अपनी सर्विसेज को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। वहीं वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, मैं एक ही फिजिकल सर्वर खरीदूंगा जिसकी हार्ड ड्राइव 4 TB है और रैम 32 GB है। और मैं इसको क्या करूंगा, इसको वर्चुअली डिवाइड कर दूंगा सर्वर को। मैं 1 TB रैम एक वर्चुअल मशीन को दे दूंगा, साथ में 2 GB, सॉरी 1 TB हार्ड ड्राइव और 2 GB रैम दे दूंगा। दूसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, उसको भी यही कॉन्फ़िगरेशन दे दूंगा। तीसरी करूंगा, उसको भी यही कॉन्फ़िगरेशन दे दूंगा। मेरे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है इस वर्चुअल मशीन पे जो मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं इस फिजिकल सर्वर को वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड कर दूं। जब मैं वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड कर दूंगा तो एक वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन को इफेक्ट नहीं करेगी। ये बिल्कुल उसके लिए एक तरह से सेपरेट होगा। इसका स्टोरेज अलग है, इसका स्टोरेज अलग है, इसका स्टोरेज अलग है। तो ऐसा नहीं है कि 1 TB और 1 TB है तो आपके पास एक 2 TB की फाइल है, मतलब ऐसा होगा नहीं कि 2 TB की फाइल हो। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 TB की फाइल है तो आप 2 TB की फाइल स्टोर कर देंगे, नहीं। ये 1 TB अलग है, ये 1 TB अलग है। उसने वर्चुअली हार्ड ड्राइव को डिवाइड कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। बट फिजिकल सर्वर मेरा एक ही है। इसमें क्या फायदा है कि मेरे को जो स्टोरेज के लिए एरिया चाहिए, मतलब जब मैंने इसको सर्वर को प्लेस करना है अपने ऑफिस में, मुझे बहुत कम एरिया चाहिए बजाय कि इन सारे सर्वर्स के। मेरी जो पावर कंजम्पशन होगी वो बहुत कम होगी, मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होगी। जब मुझे फिजिकल सिक्योरिटी लगानी है तो उस पर मुझे कम पैसा इन्वेस्ट करना होगा। जब मुझे टीम चाहिए इसको मैनेज करने के लिए, वो बहुत छोटी टीम होगी, छोटी टीम से मेरा काम चल जाएगा जो कि इसमें एक्सपर्ट होगी। अब जब वर्चुअलाइजेशन और बेसिक को हम कंपेयर करेंगे लेमन लैंग्वेज में, तो वो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक कोई है, उसने मोटरसाइकिल ली, उसने एक टू व्हीलर लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और उस पर एक ही बंदा बैठ सकता है। तो उसमें क्या होगा, वो फ्यूल के पैसे भी दे रहा है, वो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे रहा है, उसने उसको परचेज करने के लिए भी पूरे पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन वो एक अकेला ही ट्रेवल कर सकता है, उसके साथ दूसरा बंदा भी नहीं बैठ सकता। जैसे कि यहाँ पे है, एक ही सर्विस रन करेगी एक सर्वर पे। लेकिन अब उसी का एग्जांपल है वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन में आपने क्या किया, आपने कार खरीद ली। कार में आपके पास 4 सीट ऑप्शन है, 5 सीट ऑप्शन है, 7 सीट ऑप्शन है। आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से बड़ी कार खरीद लेंगे।
आपने बड़ी कार ली, अब एक कार में 4 जने बैठे हुए हैं, तो जो फ्यूल लग रहा है, जो उसकी मेंटेनेंस जा रही है, वो 4 जनों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करवा रही है। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो गई। तो अगर आप इंडिया में हैं तो आप प्रेफर करेंगे कि आप सीएनजी वाली कार ले लें, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट कर रहे हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन है। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर आप इंस्टॉल करते हैं उसको वर्चुअलाइज करने के लिए। सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में क्या डिफरेंस है, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। अब क्या हुआ कि स्मॉल कंपनी आपको स्टार्ट करनी है, अगर आपने वर्चुअलाइजेशन करनी भी है, फिर भी आपको ये सर्वर तो खरीदना पड़ेगा, उसमें भी आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्लाउड सर्विसेज ने क्या किया, क्लाउड प्लेटफॉर्म जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने बोला कि आप हमसे सर्विसेज लो, ये सर्वर सारे हमारे रीजन पे पड़े हुए हैं, बहुत बड़ा बड़े रीजन है, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स हैं, वहां पे नेटवर्क रैक्स है, स्टोरेज है, जो भी है, आपको जो भी सर्विस अवेल करनी है आप हमारे पोर्टल पे लॉग इन करो, सब कुछ आपको पोर्टल से मैनेज करना है, कुछ भी फिजिकली आपके ऑफिस में नहीं है। आप पोर्टल पे लॉग इन करिए, आपको जो सर्विसेज चाहिए आप अवेल करिए, जो आप सर्विसेज अवेल करेंगे आपको उसी के पैसे देने हैं। इसका एग्जांपल है बस। आप एक बस में जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप जब बस में ट्रेवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो इस इतने में जो कॉस्ट आई, तो वो आप कॉस्ट ही पे कर रहे हैं सिर्फ बस में ट्रेवल करने के लिए। बस का जो मेंटेनेंस है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी दे रही है। बस को पे जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने किया। बस को चलाने के लिए ड्राइवर रख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी रख रही है। आपने बस अपनी सर्विसेज अवेल करी, आपने उसको कॉस्ट दे दी, जो भी आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया, और आप बस से उतर गए। इसमें आपके कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी, कोई खर्चा नहीं है, आप इजीली इसको सर्विस को अवेल कर सकते हैं। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग को आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके मॉडल्स हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में क्या डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है या विंडोज 10 है, जो भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है। अब मैंने लैपटॉप परचेज कर लिया, अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर रहा हूं, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। ये एक सॉफ्टवेयर क्यों है, क्योंकि मैं इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को विंडोज 7 या विंडोज 10 पे इंस्टॉल कर रहा हूं। तो विंडोज 7 इस टाइम पे मेरा फर्मवेयर एक्ट हो रहा है। एक तरह से ये फर्मवेयर है जो मुझे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हेल्प कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वो फर्मवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये आपका एंड्रॉयड फोन है, इसके ऊपर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है ये फर्मवेयर है। जब आप एंड्रॉयड में लॉग इन करते हैं अपनी गूगल आईडी से, आपको प्ले स्टोर का एक्सेस मिलता है। प्ले स्टोर से जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो फेसबुक आपका सॉफ्टवेयर है, ये फर्मवेयर नहीं है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं फेसबुक इंस्टॉल करने के लिए, ये आपको अलाउ कर रहा है इसको इंस्टॉल करने को, ये फर्मवेयर है, क्योंकि ये बिल्कुल फोन पे इंस्टॉल्ड है। फेसबुक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। तो जो चीज हार्डवेयर पे डायरेक्ट इंस्टॉल होती है, आपको हेल्प करती है हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, वो फर्मवेयर है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके मोड्स हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर की सर्वर के टाइम पे, जब हम सर्वर पे बात करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में क्या डिफरेंस है, तो हमारे पास हाइपर वी है। हाइपर वी हमें हेल्प करता है वर्चुअलाइजेशन करने के लिए। सर्वर पे जब आप वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो हाइपर वी है। इसमें है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को बोलते हैं बेयर मेटल। बेयर मेटल हाइपरवाइजर में क्या है, जब मेरे पास एक सर्वर है, मैं हाइपरवाइजर बेयर मेटल टाइप 1 इंस्टॉल कर रहा हूं,
तो मैं सर्वर पे इंस्टॉल करूंगा, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं। मेरा टाइप 1 हाइपरवाइजर ही एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पे, जो मुझे हेल्प कर रहा है इसको वर्चुअलाइजेशन करने के लिए, मेरे को इसको डिफरेंट डिवाइड्स में वर्चुअली डिवाइड करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में। तो मेरा हाइपरवाइजर टाइप 1 ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं उसको इंस्टॉल करने के लिए पहले कोई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई और वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर रहा, डायरेक्टली हाइपरवाइजर डाल रहा हूँ। इसे बोलते हैं ESXi। मैं ESXi इंस्टॉल करूंगा इस सर्वर पे, वो मुझे हेल्प करेगा इसको डिवाइड करने के लिए, फिर मैं इन वर्चुअल मशीन्स को इंडिविजुअली यूज कर सकता हूँ। उसका आगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। टाइप 2 में क्या है, मुझे अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है वर्चुअलाइजेशन की, या मुझे एक बहुत छोटे बिजनेस के लिए एक वर्चुअलाइज करना है अपने सिस्टम को, जिसमें कि मेरा लैपटॉप है। अब ये मेरा लैपटॉप है, इसको मैं वर्चुअलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे ESXi या फिर टाइप 1 इंस्टॉल नहीं करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी इस पे विंडोज 7 या विंडोज 10 जो है वो रन हो रही है, मैं ये ESXi नहीं इंस्टॉल करूंगा। मैं क्या करूंगा, विंडोज 7 या विंडोज 10, अगर आपके पास प्रो या अल्टीमेट वर्जन है तो वैसे तो आपके पास हाइपर वी ऑलरेडी सर्विस यहाँ पे होगी। आप विंडोज 7 और विंडोज 10 में चेक करेंगे तो आपको बस उसको इनेबल करना है और वो स्टार्ट हो जाएगा। नहीं है तो आप हाइपरवाइजर टाइप 2 डाउनलोड करके इन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी कुछ कंपनीज है, जैसे ओरेकल आपको ऑप्शन देता है एक सॉफ्टवेयर का जिसमें आप वर्चुअलाइज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपने क्या किया, विंडोज 7 आपका फर्मवेयर है, आपने इस पे एक सॉफ्टवेयर डाला टाइप 2 हाइपरवाइजर। जब आपने टाइप 2 हाइपरवाइजर अपने लैपटॉप पे विंडोज 7 या 10 पे इंस्टॉल किया, वो आपको ऑप्शन देगा हार्ड लैपटॉप की हार्ड ड्राइव, उसकी रैम, उसकी स्टोरेज को वर्चुअली स्प्लिट करने के लिए आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 और 10 एक तरह से फर्मवेयर है। वहीं जब आप टाइप 1 पे बेयर मेटल पे हाइपरवाइजर टाइप 1 इंस्टॉल कर रहे हैं सर्वर पे, ये आपका फर्मवेयर है, ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। जो चीज आप डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर रहे हैं वो फर्मवेयर है। हार्डवेयर को इंटरेक्ट करते हुए जब कोई आप एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो आपका सॉफ्टवेयर है। जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपका सॉफ्टवेयर है, वो फिर फर्मवेयर नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में। तो फ्रेंड्स, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इट रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट ऑन पे एज यू गो बेसिस। इसका मतलब है कि जो सर्विसेज हैं, जो हार्डवेयर है वो किसी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर के वहां पे है, लेकिन आप ऑन डिमांड मतलब जो आपकी डिमांड है, जो आपको सर्विसेज चाहिए, वो जब आप अवेल कर रहे हैं, आप सिर्फ उसकी सर्विसेज का ही पे कर रहे हैं, कुछ एडिशनल कॉस्ट आप नहीं पे कर रहे। इसी को बोलते हैं पे एज यू गो। जो जो आप यूज करेंगे उसकी आपको कॉस्ट पे करनी होगी। Rather than managing files and services on a local server storage device, you can do it over the internet in a very cost effective manner. आप अपने ऑफिस में या अपने वहाँ पे जो आपका स्टोरेज है वहाँ पे आप सारे रिसोर्सेज नहीं रख रहे, वहाँ पे सर्वर नहीं रख रहे, वहाँ आप पावर कॉस्ट नहीं पे कर रहे, कुछ भी एडिशनल कॉस्ट पे नहीं कर रहे फाइल्स और सर्विसेज को स्टोर करने के लिए। आपने अपनी फाइल्स, सर्विसेज, हर एक चीज जो भी है वो क्लाउड पे स्टोर कर रखी है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके वहां पे सर्वर्स लगे हुए हैं, उनके वहां पे बड़े बड़े नेटवर्क रैक्स हैं, स्टोरेजेस हैं, वो सब कुछ आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पावर कंजम्पशन उनकी है, फिजिकल सिक्योरिटी उनकी है। अगर कोई सर्वर खराब होता है तो वो आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि हम आपको बैकअप देंगे। सारा कुछ उन्हीं के पास है, बट आप सिर्फ सर्विसेज अवेल कर रहे हैं और सिर्फ सर्विसेज का पे कर रहे हैं। ये ही बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब इसमें दो मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एक तो है डिप्लॉयमेंट मॉडल और एक है सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। डिप्लॉयमेंट मॉडल है पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का ये मतलब है कि मैं जो सर्विसेज यूज कर रहा हूँ अपने पूरे ऑफिस में, वो पूरा का पूरा पब्लिक है। मतलब जब मैं कुछ भी सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग पे अवेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उनकी हार्ड ड्राइव है, अब ये 10 TB की उनकी जो हार्ड ड्राइव है, उस पे जब मैंने अपनी कोई भी सर्विस क्रिएट करनी है या स्टोरेज लेना है तो उस पे वो छोटा सा पोर्शन मुझे दे रहे हैं। उसी हार्ड ड्राइव पे कोई और भी अपना डेटा स्टोर कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि डेटा मैं उसका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ या वो मेरा डेटा एक्सेस कर सकता है। रिसोर्स एक है लेकिन उसको स्प्लिट किया हुआ है।
दूसरा ऑप्शन आता है प्राइवेट क्लाउड का। अ, तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग में मॉडल्स जो है, मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दो तरह के हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल और सर्विसेज मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल में पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड आता है। पब्लिक क्लाउड का क्या मतलब है? जब मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, amazon वेब सर्विस, गूगल क्लाउड, oracle से सर्विसेज ले रहा हूँ। पब्लिक क्लाउड का मतलब सर्वर्स और जो भी है वो उनके वहां पे इंस्टॉल्ड है, मैं सिर्फ सर्विसेज ले रहा हूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट वो पे कर रहे हैं, फिजिकल सिक्योरिटी उनकी है, पावर कंजम्पशन उनकी है। मैं वो पब्लिकली स्टोर्ड है, पब्लिकली कोई भी उन सर्विसेज को अवेल कर सकता है, मैं भी उनके पोर्टल पे जाके जो भी सर्विस मुझे अवेल करनी है मैं अवेल कर सकता हूँ। वो है पब्लिक क्लाउड। इसका एग्जाम्पल है कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं। बस जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपने सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के पैसे दिए और आपने कुछ भी उसके एडिशनल कॉस्ट, ड्राइवर के पैसे, फ्यूल कंजम्पशन के पैसे, और यहाँ उसकी बस की मेंटेनेंस या बस को जब परचेज किया गया था उसमें कैपिटल लगा, वो सब आपने नहीं इन्वेस्ट किया, आपने सिर्फ सर्विसेज जो ली उसके पैसे दिए। प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड में ये है कि आपने सर्वर्स परचेज किए, आपने पूरा का पूरा क्लाउड अपने नेटवर्क पे बनाया, अपने ऑफिस में बनाया, वो आपका प्राइवेट क्लाउड है, आप उस पे सर्विसेज स्टोर कर रहे हैं, आप उस पे फाइल लगा रहे हैं। कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वाला या कोई बाहर का बंदा उस पे सर्विसेज नहीं स्टोर कर रहा, उस पे फाइल्स नहीं स्टोर कर रहा। आप इंडिविजुअली ओनर हैं उस प्राइवेट क्लाउड के। आप उस पे कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बाहर वाला उस पे एंटर नहीं कर सकता। ये एग्जाम्पल है एक कार का। आपके पास एक कार है, आप इस कार पे जो है आपने इन्वेस्ट किया है, आपने पहले इसको परचेज किया, आप इसको मेंटेन कर रहे हैं, आप इसकी इंश्योरेंस भी पे कर रहे हैं, फिर जब आप इसको चला रहे हैं तो आप इसका फ्यूल भी पे कर रहे हैं। ये सब जो चीजें आप पे कर रहे हैं, ये कार आपकी खुद की है, आप ओन करते हैं इस कार को, आप ओनर हैं इसलिए पे कर रहे हैं। लेकिन आप इसको खुद से चला रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको जहां मर्जी लेकर जा सकते हैं, ये आपकी खुद की है। ये हो गया प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड में हमें एग्जांपल आता है कैब का। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, उस टाइम पे क्लाउड इतना ज्यादा जो है ग्लोबली नहीं जानते थे लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को, या इतना ज्यादा फेमस नहीं था। तो मैंने एक सर्वर खरीदा, मैंने उस सर्वर पे अपनी सर्विसेज स्टार्ट करी रन करनी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे पता चला कि क्लाउड इंट्रोड्यूस हो गया है, उसमें बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। तो जब मैं क्लाउड पे जाऊंगा तो क्या मेरा सर्वर जो मैंने 10 लाख का या 12 लाख का 15 लाख का खरीदा है वो क्या वेस्ट हो जाएगा? नहीं। मेरे पास हाइब्रिड सर्विसेज का ऑप्शन है। हाइब्रिड सर्विसेज में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कुछ सर्विसेज मेरे प्राइवेट सर्वर पे रन कर जाएंगी, कुछ सर्विसेज मैं क्लाउड पे डाल दूंगा। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने प्राइवेट क्लाउड पे कुछ ऐसी एप्लीकेशन का डेटा रखा हुआ है जो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है, मैं नहीं चाहता कि इस डेटा को गूगल भी देखे, इस डेटा को माइक्रोसॉफ्ट देखे, इस डेटा को amazon देखे। मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है मेरा इस एप्लीकेशन का, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है। मैंने क्या किया, उस एप्लीकेशन को प्राइवेट क्लाउड पे डाल दिया, लेकिन बाकी की सर्विसेज क्लाउड जो मैं कंप्यूट सर्विसेज यूज कर रहा हूँ या जो भी यूज कर रहा हूँ वो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे, जो क्लाउड पे उनका सर्विस प्रोवाइडर्स का क्लाउड है उस पे कर रहा हूँ। तो मेरा जो नेटवर्क रन हो रहा है मेरे बिजनेस में, वो मेरा ऑन प्रेमिसेस का और क्लाउड का मिक्स होके यूज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। इसमें कैब का एग्जांपल ऐसे है, कैब आप ओन नहीं करते, लेकिन जब आप कैब बुक करते हैं तो उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए आप कैब में है, कैब आपकी आपकी सर्विस है, आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, आप ड्राइवर को बोल सकते हैं कि इसको यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, लेकिन एक्चुअल में कैब आपकी नहीं है। आपने उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं दी, आपने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इस तरह से आपने कैब को बुक कर लिया कि वो अब आपके अंडर है। ये है हाइब्रिड क्लाउड, मिक्सचर है ये पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का एक तरह से। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सर्विस मॉडल में क्या डिफरेंसेस हैं। तीन टाइप के सर्विस मॉडल हैं, IaaS, PaaS, SaaS। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जब मैं ऑन प्रेमिसेस में सर्वर है मेरा, सारा कुछ मेरे ऑन प्रेमिसेस में है, तो एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, मॉनिटरिंग, सारी चीजें, सारी सर्विसेज मैं खुद से मैनेज कर रहा हूँ। मेरे पास टीम है जो डेटाबेस मैनेज कर रही है,
मेरे पास टीम है जो मुझे वर्चुअलाइजेशन हैंडल करके दे रही है, मेरे पास टीम है जब मुझे कोई एप्लीकेशन चाहिए वो एप्लीकेशन क्रिएट करके दे रही है, मेरे पास टीम है जो मॉनिटरिंग अलग से कर रही है, वो अलग से पूरी मैंने टीम अपनी बिठाई हुई है। तो जो भी सर्विसेज है मैं खुद से चला रहा हूँ। ऑन प्रेमिसेस में मेरा सर्वर है, मैं कुछ भी क्लाउड का नहीं यूज कर रहा। ये हो गया ऑन प्रेमिसेस। अब आते हैं IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें क्या हो रहा है कि मॉनिटरिंग सर्विसेज, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन। जब तो मुझे कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, उसका वर्चुअल नेटवर्क, उसकी स्टोरेज, वो सब तो मैं क्लाउड से ले रहा हूँ। लेकिन जब मुझे कोई एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, मेरे पास टीम है, डेटा है, मेरे पास टीम है, वो मैनेज कर रही है। रन टाइम, मिडल पेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी उस वर्चुअल मशीन पे डाल रहा हूँ वो भी मेरे हैं, मेरे पास उनका लाइसेंस है। मैं वो क्लाउड सर्विसेज से नहीं ले रहा, मुझे उनके लिए पे नहीं करना। फिर आता है पैस पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें क्या हो रहा है कि स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन रन टाइम और मिडलवेयर भी मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहा हूँ। मिडलवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर हैं हमें इंटरेक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस और इसके बीच में चाहिए वर्चुअल मशीन में जो मिडलवेयर सॉफ्टवेयर हैं, वो भी मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म के यूज कर रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ एक एप्लीकेशन टीम बैठी हुई है। वो टीम को मैं बोलता हूँ कि मुझे एक ये कस्टम एप्लीकेशन चाहिए, वो टीम मुझे क्रिएट करके देती है एप्लीकेशन, वो मैं क्लाउड पे अपलोड कर देता हूँ और उसका डेटा भी मैं ही क्लाउड को दे रहा हूँ। सिर्फ मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म को डेटा और एप्लीकेशन दे रहा हूँ, बाकी सारी सर्विसेज मैं उनकी यूज कर रहा हूँ। ये है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। फिर आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडल पेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, मॉनिटरिंग, सब कुछ क्लाउड पे हो रहा है। क्लाउड की सर्विसेज मैं ले रहा हूँ। जब एप्लीकेशन की भी बात आती है तो मेरे पास टीम नहीं है, मेरा डेटा जो है वो क्लाउड मैनेज कर रहा है। जब मुझे कोई कस्टम एप्लीकेशन चाहिए, उनके पास एक डेडिकेटेड टीम है, मैं उसे बोलूंगा मुझे कस्टम एप्लीकेशन बना के दे दो, वो मेरे से चार्जेस लेंगे, मैं पे करूंगा, मुझे कस्टम एप्लीकेशन मिल जाएगी। लेकिन वो सब कुछ क्लाउड कर रहा है मेरे लिए, मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं कंप्लीटली क्लाउड के ऊपर डिपेंडेंट हूँ इस टाइम। मैं मॉनिटरिंग भी खुद से नहीं कर रहा, मेरी स्टोरेज भी नहीं है, मेरे सर्वर्स भी नहीं है, वर्चुअलाइजेशन भी नहीं है। सब कुछ क्लाउड पे बैकग्राउंड में चल रहा है। मुझे बस पोर्टल पे लॉगिन करना है, मुझे सर्विस रिक्वेस्ट करनी है, वहां से मुझे सर्विस मिल जाएगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं सर्विस मॉडल्स के। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो कैसे बेटर है ऑन प्रेमिसेस से, हमें क्यों क्लाउड प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, कैसे सर्विसेज जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म में बेटर है। अगर हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी, तो स्केलेबिलिटी जो है ऑन प्रेमिसेस के एनवायरनमेंट में यू पे मोर बट यू गेट लेसर ऑप्शंस। आपको पे ज्यादा करना पड़ता है पर जो सर्विसेज होती हैं वो आपको बहुत कम मिलती हैं। वंस यू स्केल अप इट इज डिफिकल्ट टू स्केल डाउन। एक बारी आपने स्केल अप कर दिया, आप स्केल डाउन नहीं कर सकते। इट लीड्स टू हैवी लॉस। अगर आप स्केल डाउन करेंगे तो वो उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। अब ये स्केल अप और स्केल डाउन क्या है? स्केल अप और स्केल डाउन का मतलब है कि मेरे पास एक वर्चुअल मशीन रन कर रही है, उस पे एक एप्लीकेशन है, मैंने उस वर्चुअल मशीन के 5 इंस्टेंस क्रिएट किए जिसमें कि वो एप्लीकेशन रन कर रही है, क्योंकि मेरे पास 20 यूजर्स लॉग इन करते हैं। 20 यूजर्स लॉग इन करते हैं, चार चार यूजर्स पांचों मशीन पे लॉग इन कर गए। लेकिन मैंने एक दिन देखा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ गया, 20 की जगह 30 यूजर्स लॉग इन कर गए। तो मैं मैनुअली उसको जो है वर्चुअल मशीन उस टाइम क्रिएट नहीं करूंगा। मेरे पास ऑटोमेटिक सेटिंग्स हैं जिसमें कि वो और अपने आप से 3 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देगा। उसमें जो इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे उस पे बाकी के यूजर्स जो अब लॉग इन कर रहे हैं, ट्रैफिक जो नया आया है वो उस पे लॉग इन कर जाएगा। अब इसके केस में क्या होता है, क्लाउड के केस में आप जब स्केल अप या स्केल डाउन कर रहे हो, आप जब वर्चुअल मशीन के इंस्टेंसेस बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, उसमें आपकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लग रही। अगर मेरे 20 यूजर लॉग इन कर रहे हैं, मेरे पास 20 यूजर के केस में 5 वर्चुअल मशीन है, चार चार सभी पे लॉग इन कर रहे हैं, तो जब 30 यूजर्स लॉग इन करेंगे वो 3 वर्चुअल मशीन एक्स्ट्रा बनाएगा। लेकिन जब यूजर्स वापस 30 से 20 ड्रॉप करेंगे तो वो अपने आप बाकी की वर्चुअल मशीन्स को शट डाउन कर देगा, तो मेरी कॉस्ट बचती है। लेकिन ऑन प्रेमिसेस के केस में नहीं है। आप अगर चाहते हो कि मैं 20 यूजर्स को सर्विसेज दे रहा हूं लेकिन अगर 30 भी लॉग इन करे, तो मेरी ऑन प्रेमिसेस का एनवायरनमेंट इतना केपेबल होना चाहिए कि वो 30 यूजर्स को दे सर्विसेज। तो वो आपने सर्वर की जो लिमिटेशंस है वो ऐड करी, वो आपने परचेज किया, आपने अपने ऑन प्रीमिसेस में उसको फिजिकली अवेल किया। लेकिन जब कम यूजर्स लॉग इन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसी टाइम सर्वर बेचने चले जाएंगे, आप सर्वर को सेल नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके लिए एक तरह से बहुत हैवी लॉस होगा।
तो इसमें एक तरह की बहुत वेस्टेज है जब आप स्केल अप और स्केल डाउन की बात करते हैं। फिर जब हम सर्वर स्टोरेज पे आते हैं, इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर योर सर्वर्स एंड ऑल्सो इंक्योर पावर एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट। जब आप सर्वर स्टोरेज की बात करते हैं, आप फाइल्स और सर्विसेज उस पर स्टोर कर रहे हैं। आप सिर्फ फाइल्स और सर्विसेज नहीं स्टोर कर रहे, आपको उसका बैकअप भी बनाना होता है। तो जितनी हार्ड ड्राइव आप प्राइमरीली यूज कर रहे हैं, उतनी आपको बैकअप के लिए भी दूसरी हार्ड ड्राइव चाहिए। तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। फिर आप उसकी जो है बैकअप सर्विसेज ऐड करते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। और उसमें आपको पावर कंजम्पशन भी होती है। जितने आप सर्वर ऐड करते रहेंगे, उतनी पावर कंजम्पशन है, उतनी उसकी मेंटेनेंस है। बट क्लाउड के केस में ऐसा नहीं है। सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हु मैनेज एंड मेंटेन द सर्वर्स। सर्वर्स को मेंटेन और मैनेज जो है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है। आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही, आप सर्वर खरीद भी नहीं रहे, आप सर्वर की सिक्योरिटी भी नहीं दे रहे, आप सर्वर की जो है मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे। इट अलाउज यू टू सेव मनी एंड स्पेस। आपकी जगह भी बचती है और आपका पैसा भी बचता है। डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं, ऑन प्रीमिस सर्वर्स ऑफर्स लेस डेटा सिक्योरिटी, दे नीड फिजिकल एंड ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी मैनेजर्स। जब आप डेटा सिक्योरिटी की बात ऑन प्रीमिस सर्वर पे करते हैं, तो आपको एक डेडिकेटेड टीम चाहिए जो कि आईटी सिक्योरिटी की टीम होगी। वो सिक्योरिटीज को मैनेज करेगी, मॉनिटर करेगी। आपको अगर मान लीजिए कि कोई हाई सिक्योरिटी लगानी है, आपको सर्वर के बाद फिर उसके बाहर फायरवॉल्स, हार्डवेयर फायरवॉल्स भी आते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स भी आती हैं। वो परचेज करने पड़ेंगे, वो ऐड करने पड़ेंगे, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। पर्टिकुलर फायरवॉल को चलाने के लिए आपको एक जो है रिसोर्स भी ऐड करना पड़ेगा, कोई बंदा हायर करना पड़ेगा जो उस फायरवॉल पे एक्सपर्ट होगा। डेटा सिक्योरिटी जब क्लाउड की बात करते हैं, इट ऑफर्स मच बेटर सिक्योरिटी एंड लेट्स यू अवॉइड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड मैनेज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। जो क्लाउड पे आप डेटा सिक्योरिटी लगाएंगे, वो मैनेज हो रही है क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू। उसमें मेंटेनेंस आपकी नहीं है, आपको कोई रिसोर्सेज नहीं लगाने उसको मेंटेन करने के लिए, आपको एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए। आप इजीली जब सर्विसेज को ऐड करेंगे, आप इजीली उनको मेंटेन कर सकते हैं। वहां पे बहुत इजी है डेटा सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना, और बहुत अच्छी डेटा सिक्योरिटी आपको क्लाउड प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, जब हम डेटा लॉस की बात करते हैं ऑन प्रीमिसेस के केस में, तो इट हैज़ वेरी लेस ऑप्शंस फॉर डेटा रिकवरी। डेटा रिकवरी के इस केस में बहुत कम ऑप्शंस हैं। हम डेटा रिकवरी जो है किसी लिमिट तक कर सकते हैं, बट हाँ, हमेशा हमारी श्योरिटी नहीं है कि डेटा रिकवर हो ही जाएगा, क्योंकि वो सर्वर ऑन प्रीमिसेस में लगा हुआ है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही फेल हो जाता है, तो उस केस में मेरे पास रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। बट जब मैं क्लाउड की बात करता हूँ, इट ऑफर्स रोबस्ट disaster recovery measures in place to ensure faster and easier data recovery। डिजास्टर, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या कुछ भी होता है, मेरी वर्चुअल मशीन्स एज्योर के डिफरेंट रीजन्स पे चल रही हैं। एक रीजन पे कोई अटैक हुआ या नेचुरल डिजास्टर हुआ, मेरी वर्चुअल मशीन्स बंद हो गई। दूसरी जगह पे वर्चुअल मशीन और स्टोरेज मेरी चल रही है, उसकी कॉपी बनी हुई है। मुझे लॉस नहीं होगा। डेटा रिकवरी के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्लाउड के केस में। मेंटेनेंस की बात करते हैं ऑन प्रीमिसेस में, इट रिक्वायर्स एडिशनल टीम टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड इट राइजेस द कॉस्ट। अगर हम मेंटेनेंस ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट की कर रहे हैं, हमें वहां पे रिसोर्सेज भी लगाने पड़ेंगे, हमें खुद से मैनेज करना पड़ेगा, खुद से मॉनिटर करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। हमें एक डेडिकेटेड टीम जो है वो मैनेज करने के लिए बिठानी पड़ेगी। इसके केस में क्लाउड में ऐसा नहीं है। इट इज मैनेज्ड बाय सच सर्विस प्रोवाइडर्स व्हिच रिड्यूसेस योर कॉस्ट एंड रिसोर्स एलोकेशन सब्सटेंशियली। इस केस में जो है क्लाउड ही सब, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो सब कुछ मेंटेन कर रहा है। आपको बस उसके पोर्टल पे लॉगिन करके सर्विसेज अवेल करनी है, तो कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। कुछ भी आप मैनेज करना चाहते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन है उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ डेडिकेटेड नहीं है कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोस्तों कुछ डिफरेंसेस हैं ऑन प्रीमिसेस और क्लाउड कंप्यूटिंग के। आई होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से समझ आई होगी इस वीडियो में। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। और हम डेली ये वीडियोस लेकर आते हैं।